देखिए आज प्रश्नावली 1.3 हम शुरू कर रहे हैं और उसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखेंगे आप। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि √2 और √3 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सेम उसी वे से आपको √5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो देखिए शुरू करते हैं हम। आपको मालूम है कि जो वास्तविक संख्याएं थी वो दो ग्रुप में बटी होती है। प्रारंभ में आपको बताया था कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो दो ग्रुप में बटी होती है, या तो सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती है या फिर वो अपरिमेय होती है। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है, अगर कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं तो वो निश्चित रूप से कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि कोई संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है तो वो निश्चित रूप से क्या होगी, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको ये बताना है कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, इसको अपरिमेय संख्या में दर्शाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माना कि ये जो संख्या आपको दे रखी है √5, इसको अपरिमेय में सिद्ध करना है। इसको हम क्या लेते हैं, एक बार इसका विलोम ले लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या सिद्ध नहीं होगी, देखिए अपरिमेय सिद्ध करना है क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपरिमेय, लेकिन हम इसको क्या सिद्ध कर देंगे, अभी तो इसको मान के चल रहे हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें यह मिलेगा कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब कोई जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या के ग्रुप में नहीं है, तो इसका मतलब वो कहाँ मिलेगी, आपको अपरिमेय संख्याओं के ग्रुप में मिलेगी। और इस प्रकार से हम क्या कह पाएंगे कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टेप बाय स्टेप हम करने वाले हैं। अभी हमने इसको क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। ध्यान दें क्वेश्चन में अपरिमेय पूछा है, माना क्या हमने, परिमेय। अगर इसको हम अपरिमेय मान ही लेंगे तो फिर सिद्ध क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको सिद्ध करना होता है ना लास्ट में। तो देखिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का जो फॉर्मेट होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, हमेशा p/q के रूप में होती है, भिन्न वाली संख्या होती है। तो परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, या फिर a/b के रूप में इसको लिखा जा सकता है कि √5 इसको हमने परिमेय संख्या लिखा, और परिमेय संख्या सदैव क्या होती है, p/q के रूप में होती है, a/b के रूप में होती है। और जो b होता है वो ≠0 होता है, कि जो बटे की संख्या होती है, जो हर का मान होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो बताया हुआ आपको, जब 0 का भाग लगाएंगे तो अपरिमित या अपरिभाषित होता है उसका रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या लिया हमने, b ≠0। और जो a और b है, देखिए जो परिमेय संख्या का फॉर्मेट मानक रूप में हम लेकर चलते हैं p/q। अगर p/q को हमने किसी संख्या से, अगर ये सह भाज्य कोई संख्या होती है तो इनको हमने कैंसिल कर दिया किसी नंबर से। अगर कैंसिल होती है तो कैंसिल होने के बाद में लास्ट जो फॉर्म बची वो a/b की फॉर्म बच गई। तो a/b की फॉर्म बच गई तो ये क्या हो गया, a/b यानी p/q का रूप है। तो इस प्रकार से ये √5 को हमने परिमेय संख्या का फॉर्मेट में दर्शा दिया है, जहां पर a और b, a व b धनात्मक पूर्णांक है। a और b कैसी संख्या है, यहाँ पे पूर्णांक लेते हैं हम, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह से हो सकती है। a व b पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग करते हैं इसका रूट हटाने के लिए। इसको आप इक्वेशन 1 बोल सकते हो। तो जो समीकरण 1 है आपके पास, समीकरण 1 का हम क्या करते हैं, वर्ग करेंगे। तो लिखा मैंने वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो जब √5 का स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है, तो क्या बन जाएगा 5। a/b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² बटे क्या हो गया, b²। अब यहाँ में जब जैसे √2 का और √3 का हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, उसमें क्या बताया था, जो नंबर आता है 2 या 3 उसको आपको बटे के रूप में भेजना और बटे वाली संख्या को पक्षांतरित कर लेना है। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, देखो b² इधर आएगा, 5 से गुणा हो गया तो इसको लिखेंगे 5b² बराबर में क्या आ गया, a²। तो यहाँ से b² की वैल्यू हम प्राप्त करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 5 जो गुणा में है वो पक्षांतर होने के बाद में किधर चला जाएगा, भाग में, अर्थात a² बटे क्या हो जाएगा, a² बटे 5। अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है आपके पास, जो प्रमेय हमने 1.3 पढ़ी है कि किसी अभाज्य पूर्णांक में अगर अभाज्य पूर्णांक के वर्ग में किसी संख्या का भाग जाता है, अभाज्य संख्या का, तो उस संख्या में भी जो पहले वाली जो संख्या थी उसका भाग जाता है। तो साथ ही हम ये भी लिखेंगे a और b पूर्णांक तो है ही है, पूर्णांक होने के साथ में ये कैसे है, सह अभाज्य पूर्णांक है।
ए व बी सह अभाज्य पूर्णांक है। अभाज्य होने का मतलब किसी समान संख्या से ये आगे कैंसिल नहीं हो रहे। ए व बी सह अभाज्य पूर्णांक है, ये लिखना आपको। ये सह अभाज्य जो शब्द लिखा इसी का रोल रहेगा आगे क्वेश्चन में। सह अभाज्य का मतलब आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे मैंने 20/15 लिखा, तो 20 और 15 किसी समान संख्या से कैंसिल हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, तो ये सहभाज्य है। अभी तो 20 और 15 सहभाज्य यानी किसी समान संख्या से विभाजित हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो 5 चौके 20 और 5 × 15। अब जो 20/15 था वो सहभाज्य था, उसको हमने सोल्व किया। सोल्व करने पर क्या आ गया? 4/3। अब ये जो 4/3 वो क्या किसी समान संख्या से विभाजित होते हैं क्या? एक के अलावा। एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है, उसके अलावा अगर ये 4 और 3 किसी से विभाजित होते हैं तो सहभाज्य हो जाएंगे। अब चूंकि 4 और 3 किसी भी समान संख्या से विभाजित नहीं होते हैं, इसलिए 4/3 ये कैसी संख्या हो गई? 4 और 3 सह अभाज्य पूर्णांक है। यहाँ पे किसी समान संख्या से अगर नहीं घटते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? सह अभाज्य पूर्णांक। और यहाँ पर जो ए और बी हमने लिया वो कैसे पूर्णांक है? सह अभाज्य पूर्णांक। तो इक्वेशन देखते हैं हम आगे। यहाँ तक आपको बताया कि b² बराबर क्या आ गया? a²/5। अब जो आपका प्रमेय 1.3 था, स्टेटमेंट आपको बताया हुआ था, केवल नाम से चलेंगे हम प्रमेय 1.3 से। प्रमेय 1.3 ऐसा आपको लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं होती है, केवल संकेत के रूप में आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो प्रमेय 1.3 में क्या था कि यहाँ से अगर a² 5 से विभाजित है, a² 5 से विभाजित है, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। इसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट ए। देखो पहले जो आ गया था वो समीकरण 1 था, ये कोई कथन आया तो इसको मैं कथन ए नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आया कि ए में 5 का भाग जा रहा है। ए में किसका भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है। इसके आगे इसको समीकरण 2 बोलता हूँ, ये जो इक्वेशन आ गई थी। अब हम क्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे पहले हमने कुछ माना हुआ था, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हमने कुछ माना था और एक बार फिर से हम कुछ मान रहे हैं। तो पुनः माना कि, तो पुनः क्या माना हमने यहाँ पे? a बराबर 5c। हमने क्या माना? a बराबर 5c। और जो c है, c क्या है यहाँ पे? c धनात्मक पूर्णांक है। c क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी प्लस का कोई नंबर है। तो ये a बराबर जो हमने 5c लिया है उसको हम समीकरण 2 में लिखते हैं। उसको कहाँ लिखेंगे हम? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 को मैं आगे सॉल्व करवाता हूँ। देखेंगे लास्ट आपने ये देखा था कि b² बराबर a²/5 आपके पास आ गया था, और यहाँ से जो प्रमेय 1.3 आपका था तो वहाँ से हमने क्या रिजल्ट निकाला कि a भी 5 से विभाजित है, यानी यहाँ पर जो पूर्णांक a है उसमें यहाँ 5 का भाग जा रहा है। फिर हमने क्या लिया यहाँ पे? a बराबर 5c। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था? 2 वाले में √2 जब सिद्ध किया था तो a बराबर वहाँ पे 2c हमने लिया था। 3 वाले में क्या लिया था? a बराबर 3c लिया था। तो ये √5 का क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ पे हम क्या लेंगे? a बराबर 5c। तो देखते हैं आगे। जो a बराबर हमने 5c लिया, a बराबर क्या लिया था हमने? 5c। ये केवल संकेत के रूप में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको लिखना नहीं है। a बराबर 5c। और जो समीकरण 2 था आपका, समीकरण 2 क्या था? देखो b² बराबर a²/5, b² बराबर a²/5। तो ये तो अपने मान थे पहले से ही, उनको देखने के लिए मैंने यहाँ लिखा। तो समीकरण 2 में a बराबर 5c का मान रखने पर, तो जब समीकरण 2 में ये था आपके पास, समीकरण 2 पीछे वाले पेज में था ये, तो b² बराबर a²/5। तो यहाँ क्या लिखना आपको? a की जगह 5c लिखना है। तो देखेंगे b² बराबर a का स्क्वायर, तो a कौन है यहाँ पे? 5c। तो हम क्या लिखेंगे? 5c का स्क्वायर और बटे में क्या आ गया? 5। इसको सॉल्व करेंगे आप तो b² बराबर क्या हो गया? देखो 5c का स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर 25, अरे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, बट्टे में c² और ये क्या चल रहा है? इंटू में चल रहा है c² बटे में 5।
5 को कैंसिल, ये 5 और 25 कैंसिल हो गए, बी स्क्वायर बराबर 25 को कैंसिल कर दिया 5 से, 5 का भाग लगा दिया 25 में, कितनी बार, 25 25 5 बार बटे गुणा में सी स्क्वायर। और जो बट्टे की जो गुणा में संख्या चलती है उसको हमेशा कहाँ ले जाना होता है, आपको बट्टे के रूप में दर्शाना होता है। तो जो 5 सी स्क्वायर के साथ में गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 5, बी स्क्वायर बटे 5 किसका मान हो गया, सी स्क्वायर का मान हो गया। इसको हम कहेंगे समीकरण 3। ये जो समीकरण 3 आया तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, देखो ये बी स्क्वायर विभाजित हो रहा है किसे, 5 से, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, सी स्क्वायर, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है यहाँ पे। तो हम वही प्रमेय 1.3 का जो निष्कर्ष निकलता है वैसे हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा। इसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट बी। पीछे वाले में जो स्टेटमेंट ए आया था, स्टेटमेंट ए क्या था, देखो ये था, ए में क्या बोल रहा था, ए भी 5 से विभाजित है, ए में 5 का भाग जा रहा है इसका मतलब। और अब आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास ये आ गया कि बी में भी 5 का भाग जा रहा है, ए में भी 5 का भाग जा रहा है और यहाँ बी में भी 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ए और बी दोनों ही पद, दोनों ही पूर्णांक क्या हो गए, 5 से सहभाज्य हो गई। अभी हमने शुरू में क्या लिया था, इनको सहअभाज्य लिया था, लेकिन रिजल्ट क्या आ गया, सहभाज्य। तो देखते हैं, क्योंकि कथन ए व बी से निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि ए व बी 5 से सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है। तो अभी हमने जब शुरुआत करी थी क्वेश्चन की, जब क्वेश्चन की शुरुआत करी थी वहां पे हमने क्या लिया था, ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक लिए थे, जबकि अभी क्या बोल रहे हैं हम, क्या प्राप्त हो गया है, अभी सहभाज्य प्राप्त हो गया। हम ही तो बोल रहे थे सहअभाज्य और हम ही बोल रहे हैं कि सहभाज्य। तो जो पीछे हमने जो रिजल्ट लिया था, जो काल्पनिक मान हमने लिया था, वो क्या हो गया था, वो असत्य साबित हो गया। ये क्या हो गया, उसका विरोधाभास हो गया, क्योंकि यह है विरोधाभास। भाई हमने तो क्या बोला था, सहभाज्य लिया था, लेकिन रिजल्ट क्या आ गया, सहभाज्य का आ गया। तो अपनी चीज का हम खुद ही विरोध करें, इसका मतलब जो पहले हमने चीज ली थी वो क्या हो गई, असत्य साबित हो गई। यह विरोधाभास, यह जो विरोधाभास है वो हमारी जो अवधारणा हमने ली थी, वो अवधारणा क्या थी, इसका मतलब गलत थी। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। हमारी अवधारणा क्या थी, अवधारणा ये थे कि जो √5 है, √5 को हमने क्या लिया था, परिमेय संख्या, √5 परिमेय संख्या, इसको माना था हमने। इसका मतलब ये गलत है, गलत है, तो √5 परिमेय संख्या नहीं है। √5 क्या एक परिमेय संख्या नहीं है। अब जो वास्तविक संख्याएं होती है उनके दो ही ग्रुप होते हैं, या तो वो परिमेय होती है या फिर अपरिमेय। अब हमने कह दिया कि √5 परिमेय संख्या नहीं है। अब कोई संख्या जो परिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या, वो अपरिमेय। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है ये, और यही आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, तो देखिए, वैसे आपने √2 का √3 का क्वेश्चन अगर ढंग से समझ लिया तो इसमें कोई विशेष आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी अगर देखें तो इसको एक बार फिर से देख लें। √5 एक अपरिमेय संख्या, ऐसा आपको सिद्ध करना था। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमने इसको क्या लिया, इसको एक बार परिमेय मान लिया हमने। सिद्ध तो अपरिमेय करना था, इसको हमने क्या माना, परिमेय मान लिया। और जो परिमेय संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, p/q के रूप की होती है। p और q अगर किसी समान संख्या से कटते हैं, यानी सहभाज्य होते हैं, तो उसको काटने के बाद में हमने a/b की फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। तो √5 क्या हो गया, a/b, यानी परिमेय संख्या है अगर ये, तो a/b की फॉर्म में रहेगा। और जो b है, जो हर होता है, वो कभी 0 नहीं होता है, क्योंकि हर का हमेशा भाग लगता है, और 0 का भाग लगाते हैं तो क्या आ जाता है, अनंत आता है, या फिर उसका रिजल्ट अपरिभाषित होता है। तो जहां ये a और b हमने लिए, वो क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या है, ये किसी समान संख्या से कैंसिल नहीं होते हैं।
फिर हमने क्या कर दिया, जो समीकरण 1 लिया था √5 बराबर, ये जो हमने मान लिया था उसका वर्ग किया, वर्ग करने पर √5 का जब वर्ग किया तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ 5 आ गया, a बट्टे बी का स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, बी जो बट्टे में था पक्षांतर कर दिया, गुणा हो गया, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त करी, 5 गुणा में था पक्षांतर हो गया तो भाग में चला गया, a स्क्वायर बटे 5, इसको समीकरण 2 कहा। जब किसी अभाज्य संख्या के वर्ग में किसी अन्य अभाज्य संख्या का भाग जाता है तो उस अभाज्य संख्या में भी दी गई अभाज्य संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, ऐसा हमने प्रमेय 1.3 में पढ़ा था। तो a स्क्वायर यहाँ 5 से विभाजित है, पूरा पूरा भाग जाने का क्या मालूम हो रहा है आपको कि यहाँ b स्क्वायर आ रहा है, b स्क्वायर का मतलब ये जो b था, b क्या था, एक पूर्णांक है तो पूरी पूरी संख्या है, इसका मतलब भाग पूरा जा रहा है यहाँ पे, तो a स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसका मतलब a में भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इसको हमने स्टेटमेंट a कहा, कथन a कहा। फिर हमने क्या माना, यहाँ पे a बराबर 5c लेते हैं, जहाँ पे c क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसके आगे हमारे पास क्या आ गया था, जो समीकरण 2 था उसमें हमने a बराबर 5c की वैल्यू पुट कर दी, तो b स्क्वायर बराबर इस प्रकार से सरल किया, तो ये रिजल्ट है आपके पास b स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर, यानी एक तरह से c स्क्वायर का मान आ गया आपके पास b स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ b स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो b में भी 5 का भाग जाएगा। पीछे वाले स्टेटमेंट में आया था कि a में 5 का भाग जा रहा है और यहाँ क्या मिल गया आपको, b में 5 का भाग जा रहा है। जब a और b दोनों में 5-5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब दोनों की संख्या कैसी हो गई, सहभाज्य संख्या हो गई। अब सहभाज्य हो गई, लेकिन हमने क्या लिया था, इनको सहअभाज्य लिया था, तो इस वजह से ये क्या हो गई, विरोधाभास हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो विरोधाभास हो गया तो जो हमने अवधारणा ली थी, जो शुरू में हमने माना था वो चीज क्या है, इसका मतलब गलत है। गलत क्या थे कि √5 परिमेय संख्या नहीं है। जब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की हम बात करें तो कोई संख्या या तो परिमेय होती है या फिर अपरिमेय होती है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये जो √5 है वो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो निश्चित रूप से कि वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो आप इसको करेंगे।